नमस्कार, आपण आलेलो आहे या ठिकाणी रॉयल मीडिया ग्रुप न्यूज एजन्सी कार्यालयावर आणि राजकारणासह अतिशय चांगलं ज्ञान असणारे जे व्यक्तिमत्व असणारे व्यक्ती आहेत, माननीय ताहिर हुसेन सर हे आपल्यासोबत या ठिकाणी बसलेले आहे। तर राजकारणाचं बिगुल फुटलेलं आहे, या वर्तुळात नेमकं काय चाललेलं आहे याबद्दल आपण चर्चा करूया। कारण ज्ञानी माणसाकडून जी चर्चा आपल्याला ऐकायला मिळेल त्याच्यातून काहीतरी शिकायला आपल्याला मिळणार आहे। म्हणून नांदुरा इथून प्रॉपर नांदुरा इथून स्थानिक रहिवासी आणि रॉयल मीडिया ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय ताहिर हुसेन सर यांचे आपण प्रथम स्वागत करूया। नमस्कार सर, आपले स्वागत आहे। तर सध्याच्या परिस्थितीत काल सर्व काही प्रक्रिया झालेली आहे आणि आजपासून प्रचाराला सुरुवात झालेली आहे आणि दोन माजी आमदार आहेत, एक बंडखोर नेता आपल्याला म्हणायला हरकत नाही, त्याच्यात असे 26 उमेदवार या ठिकाणी म्हटले। तर नेमकं राजकारणाचे हे काय समीकरण है, समीकरणावर अपन क्या बोलना? सबसे पहले तो रॉयल मीडिया ग्रुप की जानिब से आप सभी लोगों का हम लोग खैर मकदम करते हैं और खासतौर से लेखनी शास्त्र के संपादक सरदार भाई का कि वो आज हमारे ऑफिस पे आए और इस विषय पे बात करने के लिए इतने काबिल हमको समझे। सर का जो बोलना है कि भाई अभी जो राजकारणी जो माहौल बना हुआ है इसमें हमारा क्या कहना है, मतलब जी 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 ये समीकरण जैसा जनता जानना चाहती। एक्चुअल में मलकापुर विधानसभा का जो समीकरण है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता जा रहा है। अच्छा, दिन ब दिन कभी इसमें ऐसा मतलब ऐसा समझो, ऐसा लगता है कि कोई शेयर मार्केट में जिस तरह से चढ़ाव उतार आता है अच्छा। उसी तरह से मद्दोजर इस विधानसभा में दिख रहा है, चढ़ाव उतार। अभी अगर देखा जाए तो अभी तक ये कंडीशन थी कि बहुत टफ मामला नजर आ रहा था कि भाई एक तरफ माजी आमदार चैनसुख संचय थी, उसके बाद में राजेश भाऊ एकड़े, हरीश रावल और उससे पहले शहजाद खान की भी चर्चा चल रही थी। तो ये एक तरह से दिग्गज लोगों के नाम इसमें आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे यानी कि ये सारी पिक्चर क्लियर होती जा रही और इसमें जितनी ज्यादा ये पिक्चर मतलब माहौल बदलते आ रहा उतना ज्यादा प्रेशर या उतना ज्यादा तब्दीली जो है वो पब्लिक में आती नजर आ रही है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा आ जाकर ये जो फाइट रहेंगी वो सिर्फ दो लोगों में रहेंगी, कांग्रेस से राजेश भाऊ एकड़े और बीजेपी से चैनसुख संचय, ऐसा हमको नजर आता है। अच्छा, तो इसमें जो अभी अल्पसंख्यक विभाग जो मुस्लिमों के साथ में जो विश्वासघात हुआ कि राजेश भाऊ एकड़े से जो परेशान होकर जो जनता हरीश भाऊ को मिलेगी, हरीश भाऊ ने विश्वास में लिया और आज उनके साथ में विश्वासघात हुआ, तो हरीश भाऊ के विचारों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी घटना को लेकर? हरीश रावल साहब ने यहाँ पे नांदुरा में मेहनत की है, मलकापुर में मेहनत की और मुसलमान सबसे ज्यादा उनसे जुड़े थे जी। एक्चुअल में ये पूरे विधानसभा में मुसलमान फैक्ट क्यों है, उसका कारण ये है कि पिछली बारी के जो आमदार चुनकर आए थे उसमें सबसे बड़ा रोल जो अदा करा था मुसलमान कम्युनिटी की। अच्छा, लोकसभा के मतदान की बात नहीं, पिछले आमदार जो 2019 में विधानसभा के जो आमदार थे राजेश भाऊ एकड़े उस टाइम पे, और देखा गया तो पारपेट से उनको एकदम फुल वोट मिले थे, नांदुरा से बहुत अच्छे फुल वोट मुसलमानों के मिले थे, यानी मुसलमानों ने एकदम वन साइड वोटिंग करके उनको चुन के लाया था। लेकिन क्या हुआ इशू कि उन्होंने कोई मुसलमानों के काम नहीं किए, ना ही मलकापुर में ना नांदुरा में। शादी खाने का ऐलान किए थे, उसमें बस कुदाली मार के डाले और उसको छोड़ दिए। कब्रस्तान का वादा था वो भी नहीं हुआ। गैबी नगर में अभी तक मीठे पानी की समस्या दूर नहीं हुई, वहाँ पे कम से कम 2000 से ज्यादा लोग ऐसे निकलेंगे, 4000 ऑटो में से 3500 ऑटो में से 2000 लोग जो है तो तकरीबन ऐसे समझो तो उनके पथरी के पेशेंट है, अभी तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो राजेश भाऊ एकड़े से जो लोग नाराज थे वो हरीश रावल की तरफ चले थे। अच्छा, तो इस पूरे मुसलमानों ने हरीश रावल को पूरे नांदुरा में मलकापुर में कांधे पे उठा उठा के घुमाया। उनसे जो लोग हरीश रावल मतलब राजेश भाऊ से नाराज थे वो हरीश रावल से जुड़े, लेकिन हरीश रावल ने उनका विश्वासघात किया और मतलब ऐसा समझो उन्होंने मतलब पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का विश्वासघात किया। अमीन खान जमदार साहब ये यहाँ की एक अजीम हस्ती, रफीक सेठ एक जानी मानी पॉलिटिकल हस्ती, आसिफ सेठ के जिन पर एक लोगों का बहुत बड़ा एतमाद है, तो इन लोगों के साथ में हरीश रावल ने विश्वासघात किया और ये विश्वासघात उनके पॉलिटिकल करियर के लिए भयानक साबित होगा। आगे मुस्लिम कम्युनिटी उन पे कभी भरोसा नहीं करने वाली और कभी उनको सपोर्ट नहीं करने। आज जो लोग सपोर्टर थे कल तक, जो हरीश भाऊ से दुखी होकर टूट चुके,
अब ये लोग किधर जाएंगे? क्या आपका समीकरण क्या बताता है? ये लोग कौन से पार्टी को प्राधान्य देके उनका काम करेंगे? एक्चुअल में इसमें बहुत अच्छी बात है कि भाई जैसे हरीश रावत ने जो फॉर्म वापस लिया या विड्रॉल किया जी, तो इसमें ये देखने की चीज है कि जो पब्लिक हरीश रावत से जुड़ी थी जी, वो हरीश रावत को देख के नहीं जुड़ी थी, वो आसिफ सेठ को देख के जुड़ी थी, अच्छा, वो अमीन खान जमदार को देख के जुड़ी थी, वो रफीक सेठ को देख के जुड़े थे। तो हरीश रावत के ऐसे कितने आएंगे कितने जाएंगे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आखिरी जो मालक रहती है वो पब्लिक ही रहती है। बराबर। और लेकिन ये सिचुएशन देखते हुए ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं अभी ये लोग आज भी राजेश हेगड़े से नाराज हैं। ये लोगों को मतलब जो सपोर्ट था हरीश रावत का वो अभी उनकी कोई बुनियाद नहीं रही, और बीजेपी को मुसलमान लोग सपोर्ट नहीं करते, एकदम ये अलग अलग बात है। बीजेपी के सपोर्ट में मुसलमान जाते नहीं। तो मैं ये समझता है कि एमडीपी पार्टी के जो इंतजार हुसैन है ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन अभी मुसलमानों के पास नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो दिग्गज नेता आसिफ सेठ, रफीक सेठ और अमीन खान जमदार ये जो लोग हैं तो इंतजार जो है ये गांव शहर का ही बच्चा है, बराबर। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग शायद उसको नाराज करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता आगे हर किसी की अपनी अपनी इच्छा रहती, अपना अपना नजरिया रहता, लेकिन ये समीकरण देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी मुस्लिम कम्युनिटी इंतजार हुसैन को सपोर्ट करेंगे। 2014 में 14 से पहले जो माजी आमदार बने चैनसुख संचिती जो कम से कम 4 से 5 बार 4-5 पंचवार्षिक उन्होंने निकाले और पब्लिक ने एकदम से करवट लिए। हाँ। तो वो पीरियड में राजेश बाबू को चुन के आने का क्या खास है पब्लिक का नजरिया होगा उनको लाने का? जो 5 पंचवार्षिक से एक ही आमदार वहां चुन के आ रहे थे और अचानक राजेश बाबू की तरफ पूरी पब्लिक का पलटी होना, तो उनके वो टाइम में कार्य कैसे थे और आज का कैसा रहेगा उसका? एक्चुअल में बीजेपी की आइडियोलॉजी के हिसाब से जो वो अपना काम करती है तो उसका बहुत बड़ा उसमें असर था। अच्छा। राजेश भाऊ हेगड़े को लाने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो तो एक एनआरसी का मैटर था। अच्छा। जो पार्टी ने मतलब बीजेपी ने एनआरसी सीए का जो मामला लिए थे और उस पर जो शाहीन बाग का इशू हुआ था तो इसका इफेक्ट पूरे देश में पड़ा था। तो एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि जो 2016 में जो दंगा हुआ था उसमें मतलब बीजेपी के जो आमदार थे उन्होंने एकदम खुलकर वो सामने आए थे। उस वजह को या वो चीज को टारगेट बनाते हुए राजेश भाऊ ने और कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने मुसलमानों में ये चीज फैलाए थे कि भाई ये लोग अगर आ जाएंगे तो ये और दंगे कराएंगे। तो ये दो चीजें बहुत मायने रखती है कि जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मुसलमान सब एकजुट हो गए थे और उन्होंने राजू को वोट दिया और उनको चुनकर लाया। अच्छा, वो टाइम में दंगे का माहौल था और अभी के समय में भी जो शिंदे सरकार के इसमें हुआ, जैसे यति नरसिंहानंद जी का जो वक्तव्य हुआ, उसके बाद नीतीश राणे सर का हुआ, उसके बाद तुम्हारे रामगिरी महाराज का मुद्दा, ये चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक विभाग जो है ये दुखी है। तो अभी फिर से ये चीजें होते हुए भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं है, फिर भी वो भाजपा को अपने आमदार चैनसुख संचिती को आमदार बनाएंगे, ऐसा आपको लगता है क्या? जनता उधर रुझान करेगी? अभी ये जो चुनाव है ये बहुत अलग दिशा में जा रहे हैं, जिससे जो आपने नाम लिए महाराज के जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर और उनपे बहुत सारी जगह पे एफआईआर कटी लेकिन उनपे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यहाँ इसमें कहीं ना कहीं वो राजकीय प्रेशर का ही मामला है कि राजकीय प्रेशर की वजह से उनपे कोई एक्टिविटीज वगैरह नहीं हुई। तो मुसलमान तो बीजेपी शिंदेगढ़ इनसे तो नाराज है ही ना, वो तो वोट नहीं देना। लेकिन जो लोग इनसे नाराज है लोग वो है, लेकिन कुछ लोग इनके फेवर में भी है ना। तो इसमें ऐसा हो गया कि कांग्रेस मुसलमानों को खुद का वोट बैंक समझ रही और बीजेपी जो है तो वो हिंदुओं को खुद का वोट बैंक समझ रही। तो ये इलेक्शन जो है एक इलेक्शन की बजाय एक जातिवादी समीकरण की तरफ जा रहा है। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, कौन बंदा हमारे काम में है, कौन आगे चल के हमारे काम में आएगा। अभी तो ऐसा रहता है कि किसी आमदार से आपको बात करनी है तो कम से कम 2-3 वसीले लगाना पड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी समझो दो सवाल पूछता हूँ मैं एक साथ, कि अगर कांग्रेस के विधायक चुन के आते हैं तो उनका नजरिया और काम करने का तरीका कैसा रहेगा, और जो चोट खाए हुए माजी आमदार है जिन्होंने 20 साल रहने के बाद में भी चोट खा के 5 साल घर पे बैठना पड़ा उनको, वो अगर आ गए तो उनके कार्यकाल में कैसा रहेगा? आप क्या बता सकते हो थोड़ा सा? एक्चुअल में देखो, पब्लिक को ये अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों भी लोग पब्लिक के काम के ही नहीं।
पिछले 25 साल में पब्लिक ने देख ली कि वो आमदार ने क्या किया, और ये 5 साल में पब्लिक ने देख ली कि ये आमदार ने क्या किया। तो आजी और माजी का मसला ही नहीं। लेकिन अभी खास तौर से मैं अगर आपको मुसलमान कौम का अगर बताऊं तो मुसलमान का ये कौम का ये मामला है कि उनको ना विकास से मतलब है, ना ही उनको शादी खाने से मतलब है, ना ही कब्रिस्तान से मतलब है, ना ही और किसी चीज से मतलब है। लेकिन जो चीज से उनको मतलब है वो है नामूस रिसालत। अच्छा, जो भी नामूस रिसालत का मुद्दा लेके उठेगा पब्लिक मुस्लिम कम्युनिटी उसको सपोर्ट करेगी। और मुझे कहीं ना कहीं अभी जो कुछ काम हुए कुछ नहीं हुए, कुछ जनता की नाराजगी है, कुछ फेवर में भी है राजेश भाऊ के। तो इनसे भी हमारी एक मुलाकात हुई थी इनके प्रवक्ता से, उनसे तो उन्होंने बताया कि भाई जो 5 साल मिले, 5 साल में 2 साल उनके सीधे सीधे कोरोना में चले गए, उसकी भी कुछ उनको तकलीफ हुई और वो चीजें वो आगे भर के निकालेंगे, ऐसा भी उनका एक वादा है। तो आपको क्या लगता है? ये जो उनका जवाब है जो पूरे विधानसभा में देते आ रहे राजेश भाई एकड़े खुद ये जवाब दे रहे हैं कि कोरोना का साल था, ये था, वो था, बहुत सारी चीजें। तो कैसा एक्चुअल में कोई पढ़े लिखे आदमी से उनकी मुलाकात नहीं हुई शायद। कोरोना काल में अगर बिल निकल सकते, मेडिकल के नाम पे फंड निकल सकता, तो फिर कोरोना काल के बाद में या उस टाइम पे काम क्यों नहीं हो सकता? इनसे पूछ लो ना कि इन्होंने कितने बिल निकाले हुए उस टाइम पे। इनका रिकॉर्ड देख लो भाई, जो 3000 करोड़ या 2700 करोड़ का जो इन्होंने काम लाए ये करे, तो उसके अलावा भी जो चीजें है उसमें देख लो, एक एक पेशेंट के पैसे कितने निकाले वो देखो। ये भी तो चीजें लोगों को बताना चाहिए ना। और कोरोना का मामला ऐसा था कि कोरोना काल की वजह से उसमें जो तकलीफ जनरल पब्लिक को हुई वो बात अलग है, इनको कौन सी तकलीफ होगी? ये भी विजय अपने बहुत जद्दोजहद चल रही थी भाजपा में टिकट को लेकर, और इसमें दावेदारी शिवा बहुत आईडी भी कर रहे थे। तो इतनी उनकी तैयारी और इतना जोश दिखने के बाद आज उनको कहीं सुना नहीं जा रहा, कि देखा नहीं जा रहा, शांति का माहौल है। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसमें हम ये सोचते हैं कि जो लोग पार्टी को बड़ा मानते हैं और पार्टी के अंडर टेकन काम करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अपने जाती मफाद या पर्सनल जो भी झगड़े रहते हैं उसको साइड में रखना पड़ता है। तो शायद यही कारण हो सकता है कि भाई मतलब शिवा हो की पर्सनल चैनू से नाराजगी हो सकती है, लेकिन पार्टी से तो नाराजगी नहीं है। तो ये चीज हम सोच सकते हैं कि इसलिए वो उन्होंने मतलब एक स्टैंड, साइलेंट मोड का स्टैंड लिया, ऐसा समझ में आता है शिवा हो के बाद। अभी तुमको क्या लगता है कि हरीश भाऊ ने जो सरेंडर हुए, तो जो जनता के साथ विश्वासघात हुआ, ये जनता पूरी उनके पीछे रहकर राजेश भाऊ को सपोर्ट करेंगी? नहीं, ये चीज तो मुश्किल नजर आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं राजेश भाऊ का थोड़ा सा एक ऐसा वहम है क्या इनके सरेंडर होने के बाद में इनके पीछे का जो तबका है ये पूरा कांग्रेस को ही आएगा। उसमें ज्यादा अल्पसंख्यक बोले तो मुस्लिम विभाग है और मुस्लिमों को ऑप्शन नहीं है सारी चीजों से तकलीफ होने के बाद। ये तो कांग्रेस का दावा है सीधा कि मुसलमानों के पास में ऑप्शन नहीं है, लेकिन मुसलमानों ने ये बारे में बताना चाहिए कि उनके पास ऑप्शन है कि नहीं है, एक चीज है। दूसरी बात ये कि राजेश भाऊ की टीम जो है वर्क कर रही है नागपुरा मलकापुर में, उसमें जो भी लोग हैं उन्होंने बहुत बार कोशिश करे कि भाई ये ग्रुप को तोड़ने का, जो इसमें लोग एक्टिव थे, चाहे आसिफ सेठ, रफीक सेठ, अजीम, अमीन खा जमदार और जुबैर, ये जितने भी लोग एक्टिव थे, उमेर, इनको तोड़ने के लिए इन लोगों ने बहुत कोशिश करे। लेकिन अब ये लोग नहीं टूटे तो उन्होंने क्या करे कि भाई डायरेक्ट मेन पत्ते ही कट कर दिए। वंचित बहुजन आघाड़ी से ये पंचवार्षिक में इनका जो फॉर्म डिक्लेयर हुआ था कि भाई शहजाद खान उम्मीदवार रहेंगे, और एन वक्त पर एबीपी फॉर्म डॉक्टर जमीर के नाम से था। तो शहजाद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये ऐसा क्यों हुआ होगा? एक्चुअल में शहजाद का डिसीजन जो था राजकीय एतबार से अगर देखा जाए पॉलिटिकल सिनेरियो में तो बहुत अच्छा था कि उसने नहीं किया, एक पूरा ऐसा माहौल बना था उस टाइम पे कि ये बारी में मुस्लिम कम्युनिटी में जिसको भी मतलब टिकट मिलता है सब मिलके उसका काम करेंगे। तो उसमें रशीद खा जमदार, रफीक सेठ और शहजाद, ये तीनों पे टिकट का चल रहा था। तो ये दोनों को तो टिकट मिला नहीं, रफीक सेठ को भी नहीं मिला और रशीद खा जमदार को नहीं मिला, और वंचित अघाड़ी ने शहजाद खान को टिकट दे चुकी थी। लेकिन शहजाद खान के पीछे लेने का मकसद ये, मतलब वजह ये है
कि शहजाद खान ने जो मुस्लिम कम्युनिटी को भरोसा किया था, हाँ, तो ये कम्युनिटी ने उस पर भरोसा नहीं किया और इन्होंने सपोर्ट किया हरीश रावल को। बराबर। हाँ? इन्होंने हरीश रावल को सपोर्ट किया तो उसने देख लिया कि भाई तो मुझे ये तो वोट मिल जाएंगे वंचित बहुजन अघाड़ी के, लेकिन पूरा मुस्लिम समाज जो है 80% 70% जो है तो वो हरीश रावल की तरफ झुका हुआ है। अच्छा। तो मैं अगर मतलब उसका ऐसा मानना होगा कि भाई अगर वो खड़े भी रहा तो उसको कुछ खातिर का रिजल्ट नहीं मिलना तो वो चीज को सोचते हुए उसने खुद बैक लिया या पीछे लिया। तो पीछे लेने की वजह से फिर अब कैसा वंचित अघाड़ी को किसी न किसी को तो अपना कैंडिडेट देना ही था, तो उनके पास में जमीर एक अच्छा ऑप्शन था जिसको उन्होंने टिकट दिए। तो अभी जो मुस्लिमों ने भी एक ऐसे हालात में शहजाद खान को न चुनते हुए इन्होंने हरीश रावल बाबू के तरफ जो उनका कल हुआ, हाँ, तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? ये एक्चुअल में कैसा है कि आप जो मुस्लिम कम्युनिटी का मामला ऐसा है कि वो अपने भाई को भाई बोलने के लिए तैयार नहीं है और बहू के तलवे और चपला उठाने को तैयार है। तो ये एक मुस्लिम कम्युनिटी का अलमिया है। तो कहीं ना कहीं ये अलमिया को लेकर ये जो बाकी चीजें तैयार हो रही है, जो बवाल आ रहे हैं बड़े से बड़े, तो ये चीजें उसका कारण नहीं हो सकती? ये चीजें तो होती है ना। और रही बात ये कि भाई मतलब यानी क्या हरीश रावल ने जो विश्वासघात किया तो इसने तो एक मुसलमानों को बहुत बड़ी सीख दे दिया। आने वाले टाइम पर मुसलमान अपना सही और खातिर खा डिसीजन लेंगे। ये चीज है। अब इनके अपने नांदुरा से डॉक्टर अभी वंचित से डॉक्टर जमीर सर है और उनसे भी मेरी मुलाकात हुई तो काफी अच्छा रिजल्ट है। तो वो भी कहते कि हमारा पहला वोट ये 15,000 के ऊपर ही चालू होगा और भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं का दावा है कि हमारा 40,000 के ऊपर पहला वोट चालू होगा। वैसा ही कांग्रेस का भी कहना है। हाँ। तो इस पर आप क्या बता सकते हैं, कौन कहां से कैसा बैठेगा? ये बारे में जो इलेक्शन है वो बहुत तिगड़म होने वाली है। इसका कारण ये है कि आप देख लो जरा, समझ में आता है कि पब्लिक का तो ऐसा मामला है कि वो पैसे सारे गांव से लेते, सबसे पैसे, लेकिन उसको वोट किसको देना है ये सिर्फ उसको मालूम रहता है। और दूसरी बात ये कि जो नेताओं का समीकरण है वो चीज में इतनी खिचड़ी हुई जिसकी कोई नहीं। अभी आप पिछले लोकसभा की इलेक्शन ले लो, कांग्रेस के लोग भाजपा का काम करते हुए दिख रहे थे और भाजपा के लोग कांग्रेस का काम करते थे। तो हो सकता है इसमें कुछ बताते नहीं आता, जो लोग अभी कांग्रेस के साथ में या कांग्रेस का वोट बैंक दिखता, हो सकता वो वंचित को वोट मारे, जो बीजेपी के साथ है वो कांग्रेस को वोट मारे। भाजपा की सरकार है, यूपी है, बिहार है, अदर जगहों पर है, वहाँ पे आज के जो अल्पसंख्यक लोगों के जो हालात है ये हम रोजाना कहीं ना कहीं टेलीविजन पे देख रहे हैं और लोगों के दिल में ये भी डर है थोड़ा कि भाई भाजपा चाहिए नहीं, अगर इनके ये आ जाएंगे तो फिर से और कुछ ना कुछ मुश्किलें तैयार होंगी। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा की सीट यानी माजी आमदार 300 संसदीय अगर चुन के आते हैं तो क्या उनके कार्यकाल में मुसलमानों पर कुछ हो सकते हैं, ऐसी बातें आ सकती हैं? क्योंकि कुछ लोगों का डर है ऐसा, वो बता रहे हैं कि भाजपा की अगर सीट आई तो हमारे मतदार संघ को भी तकलीफ हो सकती है, मुसलमानों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं जिनके चैनो भाव से भी अच्छे रिलेशन है। हाँ। और रही बात है कि कोई भी पदाधिकारी बोलो या आमदार बोलो, वो ये नहीं चाहेगा कि उसका जो असेंबली है या एरिया है वहाँ पे दंगे फसाद। तो इसमें एक चीज देखी जा सकती है, लेकिन ये मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि मुसलमानों का तो कोई है ही नहीं सिवाय अल्लाह के। ना संचेती मुसलमानों के है, ना हरीश रावल है, ना ही राजू हेगड़े। तो मुसलमानों ने सिर्फ अल्लाह तवक्कल पे रहना चाहिए और जो भी हालात आए उसको निपटने की हिम्मत रखना चाहिए। कहीं ना कहीं एक कमजोरी आप नहीं समझ सकते अल्पसंख्यक की कि ये अपना पॉलिटिकल करियर कहीं एक बंदा खड़ा करके उसको एक सपोर्ट करके पॉलिटिकल में आते नहीं है या उनको पॉलिटिकल से नफरत है, तो ये चीजें भी उनके लिए ये हालातों का कारण बन रही। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हम लोग जब दूसरों को लीडर मान लेना शुरू करते तो आदमी को दूसरों के पीछे भागने में मजा आता। अगर मुसलमानों ने खुद अपनी लीडरशिप तैयार करे तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और मुसलमानों में ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो अलग अलग पार्टियों में बटे हुए, वो वजह से कोई खातिर का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अल्पसंख्यक की भी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है ना, कि ये पॉलिटिकल से दूर भागते कहीं ना कहीं अपना कोई लीडर चुनते नहीं। सही है ना, इसलिए उनको पीछे चलने आदत थोड़ी आता। आज अगर मतलब आज मलकापुर के सिनेरियो में अगर देखा जाए कि समझ लो अगर जैसे हरीश रावल ने अगर बंडखोरी करके फॉर्म भरा था
ऐसा अगर रफीक सेठ भी भरते थे हाँ तो उन पे भी पार्टी का ही प्रेशर आता था, जो आज हरीश रावल के साथ हुआ। लेकिन अगर आज जैसा दूसरा कोई बंदा अगर स्टैंड है, चाहे वो वंचित से हो या एमडीपी से हो या एमआईएम से अगर होता, जो भी होता, तो सब मिलके अगर उसको सपोर्ट करते तो मुसलमानों की अगर एक ताकत दिख रही, चाहे वो 10,000 वोट हो, 7,000 वोट हो या 15,000 वोट हो, और उन्हीं वोटों से कोई जीत कर आ रहा है और कोई हर के आ रहा है, तो मुसलमानों की एक अहमियत समाज में मालूम पड़ती। आज भी हमारा ये बोलना है कि अगर पब्लिक समझ लो एमडीपी को, इंतजार को सपोर्ट करती है और खुदा ना खास्ता उतने वोटों से अगर कोई जीत कर आता है या कोई हार जाता है, तो मुसलमानों की अहमियत पूरे मतदार संघ में हो जाएगी। एक उनकी ताकत मालूम पड़ेगी कि भले ही अगर ये चुनकर नहीं भी आए तो ये हारने या जीतने का कारण बन सकते हैं। आज तुम्हारी वैल्यू इसीलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस सोचती है हमको वोट देगा, बीजेपी सोचती है हमको वोट नहीं देगा। हाँ, तो ये चीज को फैक्टर को याद रखते हुए पब्लिक ने अपना डिसीजन लेना चाहिए। आज पब्लिक पूरे मुसलमानों में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, चाहे मतलब बड़े बड़े मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, तो घूम रहे हैं मुसलमानों को डराते फिर रहे कि बीजेपी आ जाएगी या फिर कांग्रेस ये नहीं होगा वो नहीं होगा। मैं बोल रहा है कि राजू हेगड़े साहब का स्टेटस देखना चाहिए और उनका भविष्य देखना चाहिए कि उन्होंने दोनों हाथों में 2 गुलाल की थाली रखी थी, एक में हरा गुलाल था और एक में लाल गुलाल था, और वो चैनू हो के हंसते काम कर रहे। हाँ, तो हो सकता है चलो अगर राजू को चुनकर भी आ गए लेकिन बाद में उधर चले गए तो फिर क्या करेंगी पब्लिक? अब पब्लिक खासतौर से मुसलमानों को तो सदमे सहने की आदत ही चुकी। ये हरीश रावल की एक जो मिसाल है तो बहुत अच्छी मिसाल है। शायद इससे पहले भी इन्होंने सेना में कई मनखुरी करे थे, इससे पहले मनखुरी पहली नहीं है। हाँ, हो सकता है जो भी से, तो ये चीज देखना चाहिए ना, किसी बंदे को अगर खड़े कर रहे अपन उस पर पूरा ट्रस्ट कर रहे। आज जो लोग है सदमे में, चाहे आसिफ सेठ हो या दूसरे जो लोग हो, वो सदमे के अंदर है। कहीं ना कहीं कुछ कामों को लेकर राजेश भोसे जिनके नाराजगी थी वो उधर पलटी हुई थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो महाविकास आघाड़ी है या आघाड़ी के अंदर ऊपर से जब आदेश हो गया कि कोई एक कैंडिडेट का नाम दिया गया, तो क्या उनको सपोर्ट करने वाले बंडखोरी में नहीं आए? जो टाइम में रावण सर ने बंडखोरी की है उनको सपोर्ट इन्होंने की, जिसमें कि आप रफीक सर की बात करें, ये महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष है राष्ट्रवादी की बड़ी पार्टी की, इन्होंने भी उनके साथ एक नाराजगी के लिए अपने एक नाम और करियर को इन्होंने दाव पे लगा के जो आदमी को सपोर्ट किए, तो ये बंडखोरी नहीं है कि ये भी ये जो है, मतलब ऐसा समझो कि ये जो लोग थे, चाहे आसिफ सेठ हो या रफीक सेठ हो या दीगर जो भी लोग, इन्होंने तो ऐसा समझो अपना वकार हाथ में लेके हरीश रावल के हाथ में रख दिया था। तो ये अभी तो मतलब अभी इनकी जो बदनामी आज वो लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं। पब्लिक तो उनको पूछ रही ना, पब्लिक उनको जानती है ना, पब्लिक उनको पहचानती, इसको थोड़ी पहचानती। इसकी वजह से मतलब इनको बदनामी झेलना पड़ रहा है। तो ये तो है ना, इसमें पार्टी ने इनको सबको नोटिस भी दिया, हर पार्टी ने, रफीक सेठ को भी नोटिस मिला था, ये था। लेकिन अब कैसा था कि जब तक 4 तारीख का डिसीजन होता नहीं उस तक कोई मुनासिब फैसला लेके नहीं आता था, नहीं आता ये चीज थी। तो अभी आप मतदार संघ के अल्पसंख्यक और अदर लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हम ये देना चाहेंगे कि जो मतदार संघ के जो लोग हैं वो देखो कि भाई कौन अपने लिए अच्छा है, बेस्ट है। चाहे तुमको कांग्रेस को वोट देना है कांग्रेस को दो, बीजेपी को देना है बीजेपी को दो, वंचित को देना है वंचित को दो। लेकिन मुसलमानों के लिए तो मेरा एक जाहिर एक यही चीज कहना है कि आप एक मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देकर अपनी ताकत बताओ, और नगर परिषद में और दूसरे हर जो भी इलेक्शंस है उस टाइम पे अगर तुम्हारी ताकत दिखेंगी तो उस टाइम तुमको गिना ना जाए, वरना तुम्हारी कोई औकात नहीं रहने वाली। यही बोला जाएगा कि तुमको मजबूरी में या तुम्हारे पास में कोई ऑप्शन नहीं, तुमको कांग्रेस को वोट देना पड़ा। एक चीज, और ये इनका घमंड है। और घमंड जो है, घमंड वालों को चूर चूर करना ऊपर वाले को बहुत अच्छे से आता है। बहुत अच्छा शेर था कि करीने सीख लो उसकी जमीन पे चलने फिरने के, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। कभी कश्ती बचा लेता है तूफानों की नरकों में, और कभी साहिल पे तैराकों से हिम्मत छीन लेता है। तो आप याद रखिए कि होना हो 23 तारीख को यही बात हो कि साहिल पे तैराकों से हिम्मत छीनी जाए। ऐसा हमको ये इलेक्शन में नजर आ रहा है कि बहुत सारे तैराक जो है वो साहिल पे दम तोड़ने वाले। तर हे होते आपले रॉयल मीडिया ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय ताहेर हुसेन सर। तर ही जी चर्चा झालेली आहे नेमकी आपल्या या विधानसभा मकर विधानसभा क्षेत्राच्या 2024च्या उमेदवार आणि मतदान
या गोष्टीवर ही चर्चा झालेली आहे आणि एका या राजकारणाचं यांना ज्ञान असल्यामुळे आपण यांच्यासोबत चर्चा केलेली आहे. तरी कोणत्याही पक्षानं कोणत्या पक्षाचा यांना गृहीत धरू नये, हा फक्त एक चर्चेचा विषय होता राजकारणाचा आणि हा जनतेपर्यंत यांना पोहोचवायचा आहे आणि समीकरण दाखवायचं आहे. यात दुसरं काहीच नाही. तोपर्यंत आपण बघूया पुढच्या एपिसोडमध्ये. नमस्कार.